सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्सिंग स्टडीज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 सोशल स्टडीज का चैप्टर 3 जो कि है लैंडफॉर्म एंड इट्स लाइफ। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स है वो क्या क्या है, उनके सिग्निफिकेंस क्या है टू लाइफ एंड कल्चर। सो लाइफ एंड कल्चर में उनकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उनसे रिलेटेड चैलेंजेस क्या है और अपॉर्चुनिटीज क्या है उस तरीके के लैंडफॉर्म में या उस तरीके के एरियाज में रहने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको दिया गया है कि ह्यूमंस लाइक मोस्ट मैमल्स लिव ऑन लैंड। सो लैंड एज यू मे हैव नोटिस हैव मेनी फॉर्म्स एंड फीचर्स। तो लैंड के बहुत सारे फीचर्स है, फॉर्म्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर आप बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम छोटा नागपुर इन झारखंड एंड रीच प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, तो यहाँ पे इस रास्ते में आपको बहुत अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स आपको वहां पे मिलेंगे। तो ये मेनली हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, ए लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ अवर प्लैनेट अर्थ। तो लैंडफॉर्म जो शेप लेते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो लैंडफॉर्म अपना शेप लेते हैं। मेनली हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जो लैंडफॉर्म्स है, जो कि है माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो यहाँ पे देखिए, द लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड आर होम टू ए वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू द लैंडफॉर्म्स बट मेनी नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म थ्रू वेरियस थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो क्या बोला जाता है कि जो लैंडफॉर्म है वो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म है, और ह्यूमन बींग्स ने क्या है वो अपने एरिया के लैंडफॉर्म से उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया है इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे मेनली हम लोग 3 लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहला है माउंटेन्स। तो माउंटेन्स क्या होता है? माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म्स दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। तो माउंटेन एरिया क्या होता है, वो आसपास के एरिया से बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय अ ब्रॉड बेस, स्टीप स्लोप्स एंड ए नैरो समिट। सो डिपेंडिंग ऑन द हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। एट लोअर ऑल्टीट्यूड द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स द रिवर्स। तो मेनली यहाँ पे क्या बोला गया है कि माउंटेन्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। और एक माउंटेन का जो एक स्ट्रक्चर या जो जैसे हम जानेंगे कि ये माउंटेन कहलाते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है कि दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय ब्रॉड बेस। तो माउंटेन्स यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है माउंटेन्स का। यहाँ पे माउंटेन्स के क्या है, जो बेस है वो है ब्रॉड, वो बहुत ही एरिया में वाइड है। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप्स क्या है, जो ये एरिया है, जो बेस से लेकर आप ऊपर समिट तक जाने के लिए जो एरिया है वो बहुत ही स्टीप है, बहुत ही खड़ी चढ़ान है। ठीक है, इन नैरो समिट, नैरो समिट मतलब ये ऊपर का जो टिप है, ऊपर का जो एरिया है, ये बहुत ही छोटा, बहुत ही नैरो है, कभी कभार पॉइंटेड ही होता है। सो डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, सम माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो ऑब्वियसली जो माउंटेन्स बहुत ही ऊंचे हैं, बहुत ही हायर एरियाज में है, वहां पे क्या होता है, स्नो जमा होता है। और जो थोड़े लोअर एल्टीट्यूड्स में होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें भी जो विंटर सीजन में स्नो जमा होता है, बट जैसे ही समर आता है तो वहां पे क्या होता है, जो स्नो है वो मेल्ट होता है। मेल्ट होके वही स्नो से जो वाटर निकलता है वो नीचे आके रिवर्स में समा जाते हैं। तो इससे क्या होता है, ये रिवर्स को पानी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जो कि ये माउंटेन्स है। ठीक है, सो एट हाई ऑल्टीट्यूड द स्नो नेवर मेल्ट लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप। तो बहुत ही ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स में जो है वहां पे कभी ही स्नो मेल्ट नहीं करता है, तो उससे क्या होता है, वो स्नो कैप्ड माउंटेन्स बन जाते हैं। इसको छोड़ के कुछ और अलग हाईलैंड्स भी होते हैं, जो थोड़े छोटे हाइट्स में, थोड़े लोअर हाइट्स में होते हैं, थोड़े लेस उनके स्टीप स्लोप्स होते हैं, और थोड़े वो राउंडेड टॉप्स होते हैं जिन्हें हम हिल्स कहते हैं। तो हिल्स बेसिकली कुछ छोटे छोटे जगह होते हैं जहाँ पे मतलब वो बहुत ही आसानी से चढ़ाई किया जा सकता है उन माउंटेन्स पर, उन हिल्स के ऊपर। तो वो बेसिकली छोटे माउंटेन के शेप्स को हिल्स कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिया गया है बड़े बड़े माउंटेन्स का। तो ये सबसे पहला जो एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन्स है। ठीक है, सॉरी, हाईएस्ट माउंटेन है, तो ये है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट आपको माउंट एकोनकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट कांचनजंगा, माउंट अनामुरी। तो ये 6 माउंटेन्स के पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं आपके बुक में। देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि मोस्ट ऑफ द जो माउंटेन्स हमें मिलते हैं वो क्या होता है, वो अकेले ज्यादातर रहते नहीं है, वो एक माउंटेन रेंज में मिलते हैं। मतलब एक पूरा एरिया जहां पे माउंटेन्स है उसमें से कुछ हाईएस्ट टॉप माउंटेन्स हमें मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द माउंटेन्स वो क्या होते हैं, वो माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं, जैसे हिमालयन माउंटेन रेंज या हिमालयस इन एशिया। सिमिलरली एल्प्स इन यूरोप, ये माउंटेन रेंज है, मतलब बहुत सारे माउंटेन्स का एक जगह पे जब रहते हैं उन्हें माउंटेन रेंज कहा जाता है। नेक्स्ट एंडीज इन साउथ अमेरिका। तो कभी कभार ये जो रेंजेस है ये
कुछ हजारों किलोमीटर्स तक भी स्ट्रेच हो जाते हैं माउंटेन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको एक स्केच दिया गया है डिफरेंट माउंटेन्स का जो हाइट है उनको उनको एक रिलेटिवली आपको यहाँ पे शोकेस किया गया है कि इनके हाइट्स कैसे क्या होते हैं एक दूसरे के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको। जैसे सबसे पहला है माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत एंड नेपाल। तो तिब्बत और नेपाल के बीच में जो माउंट एवरेस्ट है ये, एंड कांचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंजेस। तो हिमालयन रेंजेस के दो हाईएस्ट पीक आपको यहाँ पे बताया गया है, माउंट एवरेस्ट एंड माउंट कांचनजंगा। माउंट एवरेस्ट तिब्बत और नेपाल के बीच में है, और कांचनजंगा नेपाल और इंडिया का भी सिक्किम स्टेट के बीच में है। ठीक है, इनमें से भी जो सबसे हाईएस्ट जो बड़ा माउंटेन है वो है माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हमारे यहाँ पे कंचनजंगा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट एकोनकागुआ इन साउथ अमेरिका इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज। तो एंडीज का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एकोनकागुआ। नेक्स्ट माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका इज एन आइसोलेटेड माउंटेन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेंज। सो ये एक एग्जांपल हमें मिलता है ऐसे माउंटेन्स का जो कि ग्रुप्स में, जो माउंटेन रेंजेस में नहीं पाए जाते हैं, जो कि है माउंट किलिमंजारो ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट ब्लैंक इन वेस्टर्न यूरोप इज द हाईएस्ट माउंटेन इन एल्प्स। नेक्स्ट एनामुरी, माउंट एनामुरी इन केरला इज द हाईएस्ट माउंटेन इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन जो है वो है माउंट एनामुरी। तो ये बेसिक कुछ यहाँ पे फैक्ट्स आपको दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सो अब माउंटेन्स में भी क्या होता है, बहुत सारे माउंटेन्स जो होते हैं यंग माउंटेन्स होते हैं, बहुत सारे ओल्ड होते हैं, मतलब इनमें भी क्लासिफिकेशन होता है। तो माउंटेन्स दैट आर विथ टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक हिमालयस आर रिलेटिवली यंग। तो अब देखिए जो हिमालयन माउंटेन्स है उन्हें हम बोलते हैं यंग माउंटेन, क्योंकि ये बहुत ही शार्प पीक्स इनका होता है और ये टॉल होते हैं। तो अब देखिए ये यंग मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ सालों पहले बने हैं, यंग मतलब ये फिर भी ये हजारों लाखों सालों पहले बने हैं। तो जो अर्थ की हिस्ट्री है, अर्थ की हिस्ट्री में ये बहुत रिसेंट हिस्ट्री में माउंट एवरेस्ट ये सब बना है, बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, वो भी लाखों साल पहले बना हुआ है। नेक्स्ट, शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक द अरावली रेंज आर मच ओल्डर। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ माउंटेन रेंज क्या होते हैं, वो न्यू माउंटेन रेंज है और कुछ है ओल्डर माउंटेन रेंज। ठीक है, तो ये जो शॉर्टर और मच राउंडर माउंटेन्स है ये भी पहले बहुत ही ऊंचे और बहुत ही टॉल हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुअली ड्यू टू इरोजन तो इनमें क्या हुआ है, ये बहुत ही पुराने और राउंडेड टॉप इनका हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो माउंटेन एनवायरनमेंट है, तो वो माउंटेन का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है ये हम देखते हैं। तो देखिए माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद ए टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट इज नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। तो माउंटेन फॉरेस्ट इस तरीके का फॉरेस्ट होता है जो केवल माउंटेन्स में पाया जाता है, जहां पे कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन्स, फीर, स्पर्स एंड डिओडर ये कॉमनली पाए जाते हैं। अब कॉनिफर ट्रीज क्या होता है, वो ट्रीज भी है वो एकदम शार्प, मतलब वो एक कोन की तरह होता है उनका स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके का मेनली ट्रीज का स्ट्रक्चर होता है माउंटेन रीजन्स में, तो उन्हें माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। सो दिस कॉनिफर ट्रीज ग्रो टॉल एंड इज कोन शेप्ड, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, विथ थिन पॉइंटेड लीव्स। सो एट हायर ऑल्टीट्यूड द ट्रीज गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लिकेंस। तो हायर ऑल्टीट्यूड्स में ये भी हमें साथ साथ मिलते हैं ट्रीज के साथ। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट यहाँ पे डेफिनेशंस दिया गया है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है माउंटेन फॉरेस्ट का। तो माउंटेन फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रोज इन माउंटेनियस रीजन्स। मॉस क्या होता है, ए स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स एंड ऑफन स्प्रेड लाइक ए कुशन लाइक कवर। तो ये स्मॉल ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कभी कभार आपको ये कोकोनट ट्रीज में आपको कभी कभार दिखेंगे, तो ये मोसेस ग्रो होते हुए। नेक्स्ट है लाइकेंस। लाइकेंस क्या होता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स दैट जनरली क्लिंग्स टू द रॉक्स, वॉल्स और ट्रीज। तो ये भी सिमिलर है, आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स जो माउंटेनियस रीजन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स एंड ग्रासलैंड्स एंड केव्स इन द माउंटेन्स आर होम टू डाइवर्स फौना। फॉर इंस्टेंस द गोल्डन ईगल, द पेरिग्रीन फैल्कन, द कैनेडियन लिंक्स, द स्नो लेपर्ड, द आइबेक्स, द हिमालयन तार, द माउंटेन हेयर, द याक, द ग्रे फॉक एंड द ब्लैक बेयर। तो ये कुछ तरीके के एनिमल्स हैं जो हमें माउंटेनियस रीजन्स में मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल, यहाँ पे एक अच्छा इंफॉर्मेशन दिया गया है आपको। जो गंगा है, गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयस। तो इन इंग्लिश गैंजेस इज ऑल्सो यूज्ड। So nearly 2,500 kilometers long, this river has numerous tributaries.
that is other rivers joining. Some of them like Yamuna and the Ghagra also originate in the Himalayas. So others like the Son originate from the Vindhya range to the south of the Ganga plain. So Ganga जो कि है हमारा लार्जेस्ट रिवर है ऑफ इंडिया, ये हिमालयास में ही ये यहाँ से बन के आता है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो अब लाइफ इन माउंटेन्स भी हम लोग जरा देख लेते हैं। तो देखिए, द माउंटेन ट्रेन इज यूजली rugged and rough or has steep slopes. This means that regular farming तो वहां पे नहीं हो सकता। So mountain regions क्या होता है, वो जैसे मैंने आपको बताया स्लोप्स है, उनमें बहुत steep slopes होते हैं और रफ होते हैं, तो वहां पे नेचुरली हम एग्रीकल्चर वहां पे नहीं कर सकते। तो कल्टीवेशन वहां पे कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, तो देखिए कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू इट, दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो बेसिकली जो स्लोप्स होते हैं, स्लोप्स में क्या होता है, वहां पे स्टेयर्स की तरह मिट्टी को काटा जाता है, तो जो छोटा छोटा पोर्शन मिलता है जो कि थोड़ा प्लेन की तरह होता है, तो वहां पे ही फार्मिंग करते हैं वो लोग। जैसे आपको शायद यहाँ पे एग्जांपल्स, ये एक एग्जांपल आपको टेरेस फार्मिंग का दिया गया है। तो जैसे ये नीचे का एरिया है, ये है एक स्लोप, तो स्लोप में क्या किया गया है, ये छोटे छोटे स्टेयर्स की तरह ये बनाए गए हैं। तो जैसे ये स्टेयर्स बनाए गए हैं, तो क्या होता है, इन्हीं स्टेयर्स में ये लोग फार्मिंग करते हैं। तो इसी से ही माउंटेनियस रीजन्स में एग्रीकल्चर होता है। नेक्स्ट, इन मेनी माउंटेनियस रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हर्डिंग इज द प्रिफर्ड ऑक्यूपेशन। तो एक चीज आप नोट कर लीजिए यहाँ पे कि जो माउंटेनियस रीजन है वहां पे टेरेस फार्मिंग से एग्रीकल्चर होता है, बट हर जगह वो पॉसिबल है नहीं। तो मेन जो ऑक्यूपेशन है, मेन जो वहां पे प्रिफर्ड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन होता है अदर देन एग्रीकल्चर, वो होता है हर्डिंग। तो वहां पे लोग शीप्स देन गोट्स, इन सब चीजों को वहां पे रेयर करते हैं, वहां पे हर्ड करते हैं लोग। और उसके बाद टूरिज्म इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स, क्योंकि माउंटेन्स में बहुत ही अच्छा टूरिज्म होता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम निकल के आता है। सो द क्रिप्स माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन फॉर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनिंग एंड पैराग्लाइडिंग। So for many centuries, people have also traveled to these uplands for pilgrimage to holy sites. But a massive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. तो मेनली अब देखिए, हमें तीन चीजें मिलते हैं यहाँ पे माउंटेनियस रीजन में, जो वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन कहलाया जाता है। तो एक तो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं, उनके लिए हो गया टेरेस फार्मिंग। दूसरा जो मेन सोर्स ऑफ उनका ऑक्यूपेशन है वो है हर्डिंग, और उसके बाद जो थर्ड सोर्स ऑफ इनकम मेनली जो वहां पे होता है वो होता है थ्रू टूरिज्म। तो जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के अगर हम नाम बोले, तो मेनली अरुणाचल प्रदेश जो कि हिली एरियाज है, मेघालय है, नेक्स्ट उत्तराखंड है, फिर उसी तरीके से जम्मू कश्मीर है। तो ये जो है मेन टूरिस्ट रीजन नियर द माउंटेन्स है, सिक्किम भी है उसमें। तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जस्ट फैक्ट्स है, आप ये पढ़ लीजिएगा कि बचेंद्री पाल जो है, शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984। नेक्स्ट, अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट ए लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 31 एंड विद बचेंद्री पाल शी मैनेज टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 2013। तो मेनली बचेंद्री पाल जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, ये आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं, तो ये मेनली है डिजास्टर्स के, जो माउंटेनियस रीजन्स में डिजास्टर्स होता है। तो वो एक बार मैं आपको बस समझा देता हूं यहाँ पे क्या होता है। देखिए, डिजास्टर्स में कुछ आपको सपोज क्वेश्चन आ गए कि राइट अबाउट व्हाट आर द मेन 6 डिजास्टर्स इन माउंटेनियस रीजन्स। तो सबसे पहला जो है वो है फ्लैश फ्लड। तो सडनली क्या होता है, ए सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय क्लाउड बर्स्ट। तो ऑब्वियसली अगर माउंटेन्स के ऊपर सडनली क्लाउड बर्स्ट हुआ, यानी कि बहुत ही जोर से बारिश शुरू होने लगा, तो डेफिनेटली वो जो एरिया में जो रेन वाटर जो गिरेगा वो सडनली आके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या होता है, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, मतलब जहां से पानी का रास्ता भी नहीं होता है वहां से भी पानी निकलने लगता है, तो एक फ्लैश फ्लड की सिचुएशन आ जाती है। नेक्स्ट, सिमिलरली क्योंकि ये स्लोप एरिया है, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड होने का भी खतरा रहता है कि जैसे ही स्लोप है, तो स्लोप से जो लैंड है वो नीचे धंसने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली अनकंट्रोल्ड टूरिज्म। तो अगर टूरिज्म वहां पे बढ़ रहा है और उस एरिया को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो क्या होता है, देखिए एक एरिया का है जो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक कैपेसिटी होता है कि एक एरिया में अगर 5 लाख पीपल अगर आए तो उस एरिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सडनली अगर एक ही टाइम में उस एरिया में लेट्स से 10 लाख पीपल आ गए, तो वो थोड़ा अनकंट्रोल्ड हो जाता है। तो फिर उस एरिया को अनकंट्रोल्ड टूरिज्म से भी एक बहुत ही दिक्कत आती है, जैसे यहाँ पे रोड में ट्रैफिक जैम्स हो जाना, पोल्यूशन भी हो जाते हैं। तो ये एक और डिजास्टर है। नेक्स्ट है एवेलांस। तो एवेलांस और लैंडस्लाइड दोनों सिमिलर काइंड ऑफ
चीज़ें हैं। लैंडस्लाइड में जो लैंड है वो ज़मीन धंस जाती है, और एवलांच मेनली जो स्नो कैप्ड एरियाज होते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे जो स्नो है वो धंसने लगता है। नेक्स्ट ऑब्वियसली हेवी स्नोफॉल में भी जो जाने आने का रोड्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट जैसे मैंने आपको बताया कि सडनली बहुत बारिश आ गया। नेक्स्ट कोल्ड वेदर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो एक फीचर है कोल्ड वेदर, तो वो तो है ही। सो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे टाइप ऑफ लैंडफॉर्म में, जो कि है प्लेट्यूज। तो प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू इज ए लैंडफॉर्म दैट राइजेस फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज मोर और लेस फ्लैट सरफेस। सम ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफन स्टीप स्लोप्स. Like mountains, plateaus can be young and old in terms of Earth's history. Two examples of plateaus are the Tibetan Plateau, the largest and the highest plateau in the world, and the Deccan Plateau. The height of the plateau can vary from 100 meters to several thousands meters. तो देखिए प्लेट्यू बेसिकली क्या होता है, वो भी एक हायर लैंड होता है फ्रॉम देयर सराउंडिंग एरियाज। तो अब आप सोच रहे होंगे कि माउंटेन्स भी हायर लैंड्स है और प्लेट्यूज भी हायर लैंड्स है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए माउंटेन्स जो होते हैं उनके फीचर्स क्या होते हैं, वो कुछ इस तरीके के स्टीप स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होते हैं या फिर ऊपर उनका एरिया कम होता है और जो स्लोप है वो बहुत स्टीप होता है। तो माउंटेन्स होते हैं इस तरीके के स्टीप स्ट्रक्चर्स, और जो प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज मेनली क्या होता है, ये आसपास अगर प्लेन एरिया है तो प्लेट्यूज क्या होता है, ऐसे थोड़े ऊपर उभार की तरह इस तरीके का एरिया होता है। तो यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर लोग रह सकते हैं, तो ये ऊपर का जो एरिया होता है वो मेनली फ्लैट होता है, तो यही मेनली प्लेट्यूज होता है। ठीक है, तो जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, इट इज एट एन एवरेज ऑल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड, विच इज निकनेम्ड एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। और इसका जो एरिया है वो 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। चंडीगढ़ नॉर्थ इंडिया में है, कन्याकुमारी साउथ इंडिया में, तो इतना बड़ा है इस प्लेट्यू का एरिया। Next, the Deccan Plateau of Central and South India is one of the oldest plateaus in the world, formed through volcanic activities millions of years ago. So, India में जो Deccan Plateau है वो बहुत ही old plateau का एक example है। So, ये जो plateau होता है, ये plateaus क्या होता है, rich in mineral deposits. They have been called as the storehouse of minerals. तो ये obviously क्योंकि ये लाखों सालों में बने हैं, और कुछ plateaus जो है वो वॉल्केनिक इरप्शन से, तो वॉल्केनिक इरप्शन से जो नीचे अर्थ के अंदर जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो भी बाहर आ जाते हैं, और ग्रेजुअली इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों में वो ठंडे हो जाते हैं। तो ये प्लेटू रिच मिनरल्स से भरे होते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू, ये फेमस है गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग के लिए, और इंडिया में भी ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल्ड एंड मैंगनीज मिलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन में। तो जो प्लेटू का एनवायरमेंट है वो बहुत ही डाइवर्स एनवायरमेंट होता है। मेनी प्लेटूज हैव रॉकी सॉइल, तो ज़्यादातर प्लेटूज जो होते हैं वो एग्रीकल्चर के लिए उतने सफिशिएंट अच्छे होते नहीं हैं, क्योंकि वो फर्टाइल नहीं होते या लेस फर्टाइल होते हैं। तो वहाँ पे मेनली क्या होता है, फार्मिंग उतना ज़्यादा होता नहीं है, तो वहाँ पे मेनली जो है माइनिंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वहाँ पे होता है लोगों का। एंड एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यूज। तो जो प्लेट्यूज लावा से बने हुए होते हैं, तो जो प्लेट्यूज लावा से बने हुए होते हैं वो रिच ब्लैक सॉइल से बने हुए होते हैं, तो वहाँ पे भी थोड़ा एग्रीकल्चर तो होना हो तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर प्लेट्यूज में क्या होता है, मेनली मिनरल्स के लिए माइनिंग किया जाता है। सो प्लेट्यूज आर ऑल्सो होम टू वेरी स्पेक्टेकुलर वाटरफॉल्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेट्यूज जो होते हैं वो ऐसे ऊंचे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो जब यहाँ से पानी नीचे गिरता है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल यहाँ पे बन जाता है। जैसे ये नीचे आप यहाँ पे देख रहे हैं चेरापूंजी में ये वाटरफॉल। तो कुछ इस तरीके का वाटरफॉल्स का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे विक्टोरिया फॉल्स ऑफ जम्बेजी रिवर इन साउदर्न अफ्रीका एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हुंडुरू फॉल्स ऑफ सुवर्णरेखा रिवर इन छोटा नागपुर प्लेट्यू, जॉग फॉल्स ऑफ द श्रवती रिवर इन द वेस्टर्न घाट्स, एंड द नोकालिकाई फॉल्स दैट इज डाउन टू 340 मीटर्स फ्रॉम द चेरापूंजी प्लेट्यू। तो ये कुछ प्लेट्यूज के एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पे आपको नोकालिकाई फॉल्स बहुत ही सुंदर प्लेट्यू है, मैं खुद यहाँ पे विजिट कर चुका हूं, तो इसका आपको एक पिक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म में हम लोग आ जाते हैं, जो हम लोग ज्यादातर जो हम पर्संस है तो हम यहीं पे रहते हैं इंडिया में, तो वो है प्लेन्स। तो प्लेन्स जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, दे आर लैंडफॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट एंड जेंटली अनड्यूलेटिंग सरफेस। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल और डीप वैलीज। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर अबव सी लेवल। तो प्लेन्स क्या होता है, वो नॉर्मल फ्लैट सरफेस होता है, तो वो जनरली 300 मीटर्स के ऊपर होते नहीं है सी लेवल से। तो फ्लड प्लेन्स, अब यहां पे एक चीज बताया गया है, फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंजेस वेयर दे कलेक्ट पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। तो देखिए जो फ्लड प्लेन्स होता है, फ्लड प्लेन्स वो क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स ऑफ रॉक, सैंड एंड सिल्ट वो कलेक्ट करते हैं, और जो ये सेडिमेंट डिपॉजिट होता है वो एरिया बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बन जाती है एग्रीकल्चर के लिए। तो वहां पे मेजर
ऑक्यूपेशन जो लोगों का होता है वो है एग्रीकल्चर, वहां पे मेनली कल्टीवेशन होता है। तो प्लेन्स वो क्या करते हैं, वो भी वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना वो सपोर्ट करते हैं। यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए सैटेलाइट व्यू ऑफ गंगा प्लेन, जैसे मैंने आपको गंगा रिवर के बारे में बताया था। तो यहां पे कहीं पे है हिमालयस, ठीक है, यहां पे हिमालयन रेंज है। तो यहां से क्या होता है, हिमालयस से गंगा रिवर निकल के आती है, तो उसी के साथ कुछ और ट्रिब्यूटरीज ऐसे करके ऐड हो जाती है गंगा रिवर्स में, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया फिर बन जाता है, ये एरिया आप जैसे ये आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, ये ज्यादा ग्रीनरी है, यहाँ पे ग्रीनिश टाइप का एरिया है। तो ये एरिया बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बन जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये है गंगा रिवर प्लेन। तो देखिए लाइफ इन द प्लेन्स कैसे होता है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर्स इन फर्टाइल प्लेन्स। इन आवर टाइम्स टू ए लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव इन द प्लेन्स। ऑब्वियसली अराउंड 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन इंडियाज गंगा प्लेन। तो इंडिया का जो गंगा प्लेन है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल है, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, वहां पे जो है फूड शॉर्टेज नहीं होता है, वहां पे फूड एबंडेंस ही रहता है। तो इसीलिए ज्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारे भारत का, वो इन्हीं गंगा प्लेन्स के आसपास ही रहते हैं। दैट इज अबाउट 40 करोड़, जो कि 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन है। As with many other plains of the world, the major occupation of people in this region include river fishing and agriculture. तो ऑब्वियसली रिवर के पास हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फिशिंग होगा ही, और क्योंकि वो एरिया फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर मेन सोर्स ऑफ वहाँ पे ऑक्यूपेशन होगा। नेक्स्ट जो फूड क्रॉप्स है वो मेनली वहाँ पे क्या उगाए जाते हैं, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, मिलेट्स। कुछ एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, ये हो गए फूड क्रॉप्स। नेक्स्ट वहाँ पे कैश क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं, जैसे कि फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट, हेम्प, दे आर ऑल्सो ग्रोन इन गंगाटिक प्लेन। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली रेनफेड होते थे। इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरिगेशन। तो देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, आप देखेंगे जिस भी जगह पे रिवर्स थे वहीं पे जो सिविलाइजेशंस थे वहीं पे मेनली डेवलप हुए। चाहे वो आप गंगा रिवर का यहाँ पे सिविलाइजेशन आप देखें, चाहे आप इंडस रिवर के वहाँ पे सिविलाइजेशन देखें, चाहे आप इजिप्ट में नाइल रिवर के पास सिविलाइजेशन आप देखें, तो वो ये जो सिविलाइजेशंस डेवलप हुए ये मेनली रिवर्स के आसपास ही डेवलप हुए। क्योंकि जो पुराने जमाने में जो एग्रीकल्चर होते थे वो मेनली रिवर फीड एग्रीकल्चर होते थे। अभी आज के जमाने में हम लोग ने और नए नए प्रोसेस निकाले हैं, तो उसमें से भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है इरिगेशन। तो हम क्या करते हैं, मेनली जमीन के अंदर से, ग्राउंड वाटर से हम पानी निकाल के हम एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, हम जो रिवर्स है रिवर्स के बीच में हम छोटे 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 ड्रेन्स बना देते हैं जिन्हें कैनेल्स कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन इससे क्या है, इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आने लगे हैं। जैसे ग्राउंड से हम अगर एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी निकालने लगे तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, ग्राउंड वाटर बहुत ही डिक्रीज होगा। तो इससे क्या होता है, इससे फ्यूचर एग्रीकल्चर के लिए उस एरिया में ऑब्वियसली चैलेंजेस भी क्रिएट हो जाते हैं। सम अदर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द गंगा प्लेन्स इंक्लूड हाई पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली जहां पे लोग ज्यादा होंगे वहां पे पॉल्यूशन का भी इश्यू आएगा ही आएगा। So whether in mountain range or in plains, river around the world have carried immense cultural value. In particular, many communities have considered river a source and its confluence with one or two river to be sacred. जैसे मैंने आपको बताया अभी, numerous festivals, ceremonies and rituals are conducted at such location. जैसे इसी साल हमने इंडिया में देखा कुंभ मेला होते हुए, जो महाकुंभ मेला इसी साल जो हुआ है वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम, त्रिवेणी संगम के आसपास होते हुए हमने देखा है। तो मेनली वहां पे गंगा जमुना जी जो है जाके मिलती है। तो उस एरिया में क्या होता है, ये जो न्यूमरस फेस्टिवल्स और सेरेमनीज की बात यहाँ पे कही गई है, ये भी वन ऑफ द मेजर सेरेमनी जो बताया गया है वो इसी रिवर्स के चलते यहाँ पे हुआ है। सो बिकॉज प्लेन्स हैव जेंटल स्लोप और नो स्लोप, river navigation is easy and supports a lot of economic activities. In earlier days, people also used rivers extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches around the Ganga where people prefer to use boat. तो obviously क्योंकि वो स्लोप उतना होता ही नहीं है प्लेन एरियाज में, तो लोग क्या करते हैं, जो रिवर ट्रैवल भी उनके लिए एक ईजी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बन जाता है। तो आज भी लोग गंगा नदी का यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, जैसे ये आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है रिवर ट्रांसपोर्टेशन इन द गंगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में मेनली हमने 3 मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो इट्स सरफेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफन डिफाइन ए फ्यू मोर लैंडफॉर्म्स। तो देखिए अभी जो हमने 3 मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि बस यही 3 तरीके के लैंडफॉर्म है। तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, वो और भी कुछ अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स को भी डिफाइन करते हैं। उनमें से जो एक मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म है वो है डेजर्ट्स। तो डेजर्ट्स क्या होता है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंस विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है
जो आसमान से वाटर गिरते हैं, अभी वाटर इन द शेप ऑफ स्नो को भी हम प्रेसिपिटेशन ही मान सकते हैं, हेल स्टोम्स, तो ये सबको हम प्रेसिपिटेशन ही मानते हैं। सो यहाँ पे बताया गया है डेजर्ट्स के बारे में। डेजर्ट्स का जो फ्लोरा एंड फोना है वो भी यूनिक होता है। सम डेजर्ट्स आर हॉट लाइक द सहारा डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका और द थार डेजर्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वाइल अदर डेजर्ट्स आर कोल्ड जस्ट लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया, या कुछ एक्सपर्ट्स तो एंटार्क्टिका को भी डेजर्ट मानते हैं, तो या फिर हम हमारे इधर लद्दाख को भी देख सकते हैं, वो भी एक कोल्ड डेजर्ट हम मान ही सकते हैं। तो डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशंस, ह्यूमंस हैव अडैप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। इन इंडिया, communities lived in the Thar deserts or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the deserts। तो ऑब्वियसली जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे उनके अलग ही कल्चर डेवलप्ड होते हैं। तो इंडिया में भी जो डेजर्ट्स में जो लोग रहते हैं, जो वहाँ पे माइग्रेट करते हुए रहते हैं, उन्होंने भी अपना बहुत ही वैल्यूएबल फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स भी वहाँ पे डेवलप किया गया है। So the diverse way in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience। तो obviously human beings ने जिस तरीके से हर तरीके के लैंडफॉर्म में हम रहते हैं, तो उससे ही हम देख पाते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स के जो एक कैपेसिटी है अडेप्ट करने की और रेजिलियंस की, वो ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक पोर्शन बताया गया है जहाँ पे है कि द 5 थिनई ऑफ एंशियंट तमिल संगम पोएट्री are 5 landscape associated with certain specific deities, lifestyles, moods और emotions। तो मेनली यहाँ पे 5 तरीके के लैंडफॉर्म और उनके मेजर ऑक्यूपेशंस बताए गए हैं तमिल पोएट्री में। जो है यहाँ पे कुरिंजी मतलब माउंटेनियस रीजन, तो वहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग होता है। मुल्लई ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट, कैटल रियरिंग। मुरुदम फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन, फार्मिंग होता है। नेदल कोस्टल प्लेन्स, फिशिंग एंड सी फारिंग। पहले एरिड डेजर्ट लाइक रीजन, वहां पे जर्निंग एंड फाइटिंग होता है। तो ये उस समय का जो एरिया को देखते हुए उस समय का यहाँ पे जब भी ये पॉइंट लिखा गया है उस समय का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमको कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेसिक आपको बताया गया है, तो हमने ऑलमोस्ट सारे पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।